ओके, सो सेक्शन 35 एडी तक हम लोगों ने किया था। अभी नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 36(1). सेक्शन 36(1) बेसिकली टॉक्स अबाउट सम स्पेसिफिक डिडक्शंस, सम स्पेसिफिक। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था कि भाई सेक्शन 35 एडी से रिलेटेड जो सेट ऑफ लॉसेस वाला था, हो गया था वो। ओके, चलो, वेरी गुड। सेक्शन 36(1) टॉक्स अबाउट सम स्पेसिफिक डिडक्शंस। उसका एक कीवर्ड मैंने बनाया, दिस इज CBI FIRs। एक कीवर्ड है CBI FIRs, ठीक है। तो अलग अलग उसके अंदर डिडक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बेटा आता है C इज बेसिकली कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जैसे कि हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में भी पढ़ा था बेटा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड के अंदर, एंड अदर जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, जो फंड्स होते हैं, ग्रेचुइटी फंड हो गया, उनके अंदर सबके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो बेटा उसके लिए एम्प्लॉयर के लिए खर्चा, एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस है वो। तो एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करेगा तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस है, ठीक है। बट बेटा अगर वो जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर फॉर किसके लिए, प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड के लिए, अगर वो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, मींस एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर एम्प्लॉई इन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, या अगर वहां पे वो कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हमने पढ़ा था, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब मोस्टली अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूट कर रहा है इन सम अप्रूव्ड फंड उनके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, ठीक है, एज पर सेक्शन 43B। अच्छा, ये एज पर सेक्शन 43B क्या, वो मैं बता देता हूं आपको। सेक्शन 43B क्या बोलता है, सेक्शन 43B स्पेसिफिकली क्या बोलता है कि सपोज ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये सपोज प्रीवियस ईयर है 2020-21, which start from 1st April 2020 ends on 31st March 2021। सपोज जो एक्सपेंस है वो इस प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है, एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंसेस है जो इस प्रीवियस ईयर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है 43B के, अगर वो जो एक्सपेंस है उसका आपने पेमेंट कर दिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर आपने उसका पेमेंट कर दिया, सपोज दिस इज ड्यू डेट, ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम है, सपोज 31st October 2022 is the due date of filing return of income, due date of filing return of income under section 139(1). तो लॉ ये बोलता है कि अगर आपने वो जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया है, ठीक है, अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ये वाला जो एक्सपेंस है, अगर ये पेड, इफ such expenses are paid up to the due date of filing a return of income under section 139(1). if these are paid up to the due date of filing return of income under section 139(1, मतलब ये डेट तक अगर पे कर दिया है बेटा, if yes, तब तो क्या हो जाएगा, डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, जो भी रेस्पेक्टिव सेक्शन हो जाएगा, डिडक्शन अलाउड इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जिस साल का एक्सपेंडिचर है उस साल में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 2020-21। एंड सपोज इट इज नॉट पेड, वो जो एक्सपेंस है इट इज नॉट पेड, इस डेट तक पेमेंट नहीं किया है बेटा, कि भाई 31st October 2022 तक पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, नो, तो इन दैट केस बेटा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 2020-21, उसमें तो डिसअलाउ हो जाएगा, एंड इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, allowed as deduction in the previous year in which it is actually paid। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। अगर आपने ड्यू डेट तक पेमेंट कर दिया, देखो एक्सपेंस कौन से प्रीवियस से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर 2021 से रिलेटेड है। अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है
जो अगर ड्यू डेट तक पेमेंट कर दिए, ठीक है, तब तो डिडक्शन अलाउ हो जाएगा इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, मतलब उसी साल में डिडक्शन अलाउ हो जाएगा जिस साल का वो एक्सपेंस है। बट इफ इट इज नॉट पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, देन जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बेटा उसमें तो हो जाएगा डिसअलाउ, उसमें तो हो जाएगा डिसअलाउ, एंड इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हेन इट इज एक्चुअली पेड, व्हेन इट इज एक्चुअली पेड। ठीक है, तो मान लो ये जैसे ये साल का खर्चा था, अगर आपने 31 मार्च 2021 के बाद में भी पेमेंट किया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आपको पेमेंट करना अप टू 31 अक्टूबर 2020, मतलब इस डेट को भी लास्ट अगर पेमेंट किया बेटा तो डिडक्शन प्रीवियस ईयर 2021 मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पेमेंट किया सपोज 1 नवंबर 2022 22 को पेमेंट किया बेटा, तो ड्यू डेट के बाद में पेमेंट कर रहे हो, तो जो प्रीवियस ईयर 2021 है मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 उसके अंदर तो हो जाएगा डिसअलाउ, उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा डिसअलाउ। एंड कौन से ईयर में पेमेंट हुआ है, तो प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22 में पेमेंट हुआ है, दैट इज असेसमेंट ईयर 2022-23, उसके अंदर वो अलाउ हो जाएगा। तो वंस इट इज डिसअलाउड देन आप जब कभी भी एक्चुअली इसका पेमेंट करोगे तब वो अलाउ हो जाएगा। ओके, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओके बेटा, तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट के ये जो कुछ डिडक्शंस है, कुछ एक्सपेंसेस है एज पर सेक्शन 43B, ये सेक्शन 43B है जो बोलता है कि डिडक्शन विल बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, अगर आपने पेमेंट किया तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो करंट ईयर जिस ईयर का रेलेवेंट एक्सपेंस है उस वो अगर 30 जो भी आपका ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक कर दिया तब तो उस साल में अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज वो डिसअलाउ हो जाएगा, और जब एक्चुअली पेमेंट करोगे तब अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 36(1) के अंदर पहला ही आता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड एंड अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, दीज आर द अप्रूव्ड फंड्स, और इनका डिडक्शन अलाउ हो जाएगा एज पर सेक्शन 43B, एज पर सेक्शन 43B डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब अगर ड्यू डेट तक पेमेंट कर दिया तब तो डिडक्शन क्या हो जाएगा अलाउ, अगर ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा डिसअलाउ हो जाएगा इन द रेलेवेंट प्रीवियस, जिस प्रीवियस में इसका पेमेंट करेंगे उस साल में क्या हो जाएगा अलाउ हो जाएगा। बट अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है इन यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड या अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के अंदर, तो दीज आर अनअप्रूव्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बेटा डिडक्शन अलाउ ही नहीं है, वेदर इट इज पेड और नॉट पेड डजंट मैटर, क्योंकि ये अनअप्रूव्ड है, ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल जाकर के कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, तो देयर विल बी नो डिडक्शन अलाउड। ठीक है, फॉर अनअप्रूव्ड फंड्स। ठीक है, अब C2 एक मिनट में देखता हूं पीछे, सबसे पहले पीछे है क्या C2 कंट्रीब्यूशन, मैं तुम्हें बताता हूं। हाँ C2 बेटा, C2 जो मैंने CBI या FIR, ठीक है, तो ये C2 मैंने पीछे लिखा हुआ है सेक्शन 36(1) के अंदर C2 क्या है बेटा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80CCD। 80CCD के अंदर जो पेंशन स्कीम्स दे रखी है, चैप्टर 6 से डिडक्शन के अंदर पेंशन स्कीम्स दे रखी है, उसके अंदर अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है बेटा, तो वो जो भी कंट्रीब्यूट करेगा उसमें से अप टू 10% ऑफ सैलरी, अप टू 10% ऑफ सैलरी, वो तो क्या हो जाएगा अलाउ एज डिडक्शन एम्प्लॉयर को। ठीक है, क्योंकि उसके लिए बिजनेस का एक्सपेंस है, सो इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट सच कंट्रीब्यूशन शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी। मतलब क्या बोलता है कि अप टू 10% ऑफ सैलरी अगर है तो वो अलाउ हो जाएगा, एंड एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब ये सैलरी क्या बेटा, सैलरी में क्या क्या आता है, सैलरी के अंदर आता है एक तो डीए, और जो बेसिक सैलरी है बेटा वो भी आ जाएगा, तो बेसिक सैलरी एंड डीए वो आपका सैलरी का पार्ट हो जाएगा। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट बट शैल एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंसेस परक्यूजिट। तो इन शॉर्ट सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा, सैलरी के अंदर एक तो आएगा बेसिक सैलरी और प्लस डीए इन टर्म्स, प्लस डीए इन टर्म्स, इन रिटायरमेंट टर्म्स, अगर डीए इन रिटायरमेंट टर्म्स है तो वो आपका बेसिक सैलरी के साथ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सैलरी के अंदर आ जाएगा, बेसिक सैलरी डीए, तो उन दोनों का टोटल ठीक है, उसका अप टू 10% तो अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन, और जो एक्सेस वाला पार्ट आपका डिस अलाउ हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, दैट इज C2। ठीक है,
C2 वहां पे हो गया कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड, वेरियस पेंशन फंड, तो उसके अंदर। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा एक मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं करवा देता हूं एक बार, इलस्ट्रेशन है ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा देखिए इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 है बेटा, पेज नंबर 4.230। 4.230 X Limited contributes 20% of basic salary to the account of each employee under a pension scheme referred under section 80 CCD। जो X Limited जो एम्प्लॉयर है कंट्रीब्यूट कितना करता है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, कंट्रीब्यूट कर रहा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। DNS अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पे, ठीक है। तो अब देखो यहां पे समझना कि भाई सैलरी कितना वो देख लेते हैं। तो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 36(1) इफ द बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एग्रीगेट्स ₹10 lakhs वुड डिसअलाउंस अंडर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कितना डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉयर को। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है। तो बेटा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन इन पेंशन स्कीम वो है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, एंड बेसिक सैलरी है 10 lakhs, दैट इज 10 lakhs। तो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है ₹2 lakh, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इतना। अब बेटा क्या पूरा डिडक्शन मिलेगा? नहीं, पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 10% ऑफ सैलरी, नॉट 10% ऑफ बेसिक सैलरी। और सैलरी में क्या क्या आता है? सैलरी में आता है एक तो बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, तो बेसिक है 10 लाख और बोला है कि डीए कितना है, तो डीए 40% ऑफ बेसिक सैलरी है। डीए इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी और पूरा का पूरा इन टर्म्स के अंदर है। इट फॉर्म पार्ट ऑफ पे टू द एम्प्लॉय, मतलब पूरा का पूरा इन टर्म्स है। तो डीए इन टर्म्स टोटल 10 lakhs का 40%, तो ये हो जाता है आपका 4 lakh। तो सैलरी कितना हो गया बेटा फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन 14 lakh। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? लेस डिडक्शन हो जाएगा आपका अंडर सेक्शन 36(1) कितना मिलेगा बेटा? तो 10% ऑफ 14 lakh, इतना डिडक्शन मिलता है। उसके ऊपर एक्सेस हो जाता है, तो ये आपका 1,40,000 वहां पे डिडक्शन मिल जाएगा, 1,40,000 डिडक्शन मिल जाएगा। तो डिसअलाउ कितना हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा ₹60,000, ये डिसअलाउ हो जाएगा ₹60,000। ये देखिए, ठीक है, अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया। तो ये पेंशन फंड के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए, तो ये बिजनेस का खर्चा है और उसको वहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा सेक्शन 36(1) के अंदर ही तो C1 हो गया आपका कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अगर आरपीएफ, एसपीएफ, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड के अंदर कर रहा है तो डिडक्शन क्या हो जाएगा? अलाउ, बट एज पर सेक्शन 43B, मतलब अगर पेमेंट किया है अप टू ड्यू डेट तब तो डिडक्शन मिल जाएगा, नहीं किया तो उस साल में डिसअलाउ हो जाएगा। जिस साल में पेमेंट करेंगे उस साल में अलाउ हो जाएगा, लेकिन किसी अनअप्रूव्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड में किया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है B1। B1 इज बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज को बोनस कमीशन का पेमेंट किया जा रहा है और वो एक्चुअल में पेमेंट किया जा रहा है अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, अगर पेमेंट कर दिया है, ये बोनस एंड कमीशन इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), मतलब एज पर सेक्शन 43B, एज पर सेक्शन 43B, तब तो डिडक्शन क्या हो जाएगा? अलाउ। लेकिन अगर ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया, ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया तो बेटा उस साल में डिसअलाउ हो जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। और जिस साल में पेमेंट करेगा उस साल में डिडक्शन मिलेगा। तो इफ नॉट पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तो उस साल में तो डिसअलाउ हो जाएगा और जब एक्चुअली पेमेंट करेगा उस साल में अलाउ हो जाएगा। सिर्फ B2 आता है बेटा बेड डेट। अगर बेड डेट रिलेटेड टू सेल्स है, डेटर्स से रिलेटेड है कि भाई डेटर्स थे और वो बैड हो गए, तो उनका डिडक्शन मिल जाएगा, अलाउ हो जाएगा क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है।
लेकिन अगर आपका बैड डेट रिलेटेड टू लोन्स है, रिलेटेड टू क्या है, लोन्स है, अगर वहां पे रिलेटेड टू लोन्स है, ठीक है, बैड डेट, और वो जो बैड डेट है वो बैड डेट बेसिकली समझना वो लोन से रिलेटेड है, और असेसी का जो बिजनेस है वो मनी लेंडिंग बिजनेस है। असेसी बिजनेस इज मनी लेंडिंग, जैसे कि बैंक्स का बिजनेस होता है लोन देना, तो उनके लिए जो बैड डेट है वो रिलेटेड टू लोन हो गया, और उसका बिजनेस ही मनी लेंडिंग है, तो इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड रिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। हाउएवर अगर असेसी का बिजनेस कोई और है, जैसे कि मैं पब्लिकेशन का बिजनेस करता हूं और मैंने किसी को लोन दिया है, लोन देना मेरा बिजनेस नहीं है, बट मैंने किसी को लोन दिया है बेटा, और वो मान लो लोन बैड हो जाता है, तो वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिसअलाउ। हाँ बेटा, वो आपने बोला 60,000 विल बी टैक्सेबल, डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, वो पीजीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, कहने का मतलब ये चीजें, ओके। उसके बाद में बेटा आता है बैड डेट रिकवरी। तो देखो, अगर बैड डेट पहले अलाउ हुआ, जब बैड डेट हुआ था एंड इट वाज अलाउड एज रिडक्शन, तो आपने प्रॉफिट्स को कम किया था। बैड डेट जब कभी भी हुआ होगा तो आपने क्या किया होगा, उसका डिडक्शन दिया था, तो प्रॉफिट कम किया होगा। अभी तो अभी रिकवरी हो रहा है आपको, वो बैड डेट क्या होगा, रिकवरी हो गया। तो पहले आप ऑलरेडी उस बैड डेट से प्रॉफिट को कम कर चुके हो डिडक्शन लेकर के, तो जब कभी भी वो रिकवरी होगा बेटा, वो रिकवरी आपका इनकम हो जाएगा, और इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड पीजीपी इनकम। क्या बोलेंगे बेटा इसको, डीम्ड पीजीपी इनकम बोलेंगे, ठीक है। तो बैड डेट रिकवरी होता है, तो बैड डेट वाज अलाउड अर्लियर एज रिडक्शन, बैड डेट्स वाज अलाउड अर्लियर एज रिडक्शन, तो बेटा क्या हो जाएगा, वो जो रिकवरी होगा, वो बैड डेट रिकवरी होगा, इट विल बी ट्रीटेड डीम्ड पीजीपी इनकम अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4, और वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो इनकम हो जाएगा। पहले आपने जब बैड डेट हुआ था तो आपने डिडक्शन ले लिया, मतलब प्रॉफिट को कम कर दिया, तो अब जब रिकवरी हो रहा है तो आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है, और क्योंकि ये एक्चुअली बिजनेस नहीं है असेसी का, भाई बैड डेट करना और फिर बैड डेट रिकवरी, ये कोई बिजनेस थोड़ी है, उसका बिजनेस तो कुछ और है। तो लेकिन क्योंकि हमने बैड डेट हुआ था तो प्रॉफिट्स को कम किया था, तो अभी रिकवरी हो रहा था, प्रॉफिट को बढ़ाना है, इसको बोलते हैं बेटा डीम्ड पीजीपी इनकम। इट इज पीजीपी इनकम विच इज अज्यूम, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा 41 सबसेक्शन 4 में डीम्ड पीजीपी इनकम। लेकिन अगर बेटा पहले बैड डेट का डिडक्शन नहीं मिला था, पहले बैड डेट का डिडक्शन नहीं मिला, तो हमने प्रॉफिट को कम नहीं किया था, कहने का मतलब, तो जब पहले हमने प्रॉफिट कम किया ही नहीं है, तो अभी प्रॉफिट को बढ़ाने का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो इफ अर्लियर बैड डेट्स वाज नॉट अलाउड एज रिडक्शन, तो बेटा अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको इग्नोर कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वो इनकम होगा ही नहीं, क्योंकि पहले एक्सपेंस को हमने वहां पे, ठीक है, डिडक्शन लिया ही नहीं था। फिर आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक के लिए पे किया गया है, ठीक है, जो भी आपका स्टॉक है, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह है या जो स्टॉक वगैरह, उनके लिए पेमेंट किया, बिजनेस रिलेटेड डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ। अगर आपने एम्प्लॉइज हेल्थ के लिए पेमेंट किया इंश्योरेंस प्रीमियम का, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ, तो बेटा वो भी अगर कैश में पे किया है तो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अदर देन कैश, मतलब आप अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस, इवन बैरर चेक, क्रॉस चेक में भी पेमेंट कर रहे हो, बैरर चेक, क्रॉस चेक में पेमेंट कर रहे हो बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, अलाउड एज रिडक्शन। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा हुआ, 10,000 से ज्यादा हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट एंड ईसीएस में पेमेंट होना चाहिए। तो यहां पे आप लिख दो, इफ एक्सीडिंग 10,000, एक्सीडिंग रुपीज 10,000, ठीक है, देन ओनली अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट ऑब्लिक ईसीएस। अगर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट हो रहा है तो उसमें बैरर चेक, क्रॉस चेक नहीं चलेगा बेटा, उसमें सिर्फ अकाउंट पे चेक, अकाउंट में ड्राफ्ट ईसीएस चलेगा। मतलब 10,000 तक बैरर चेक, क्रॉस चेक चलेगा, यस, सिर्फ कैश नहीं चलेगा, कैश में किया तो डिसअलाउ, डन। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर बेटा वहां पे लोन लिया है आपने, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। लेकिन आपने लोन पर्सनल पर्पस के लिए ले रखा था, तो हम तो पीजीपी इनकम निकाल रहे, डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने लोन बेटा बिजनेस के लिए लिया था, किसके लिए लिया था आपने, बिजनेस के लिए लिया था, और आप जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का पेमेंट आप किसको कर रहे हैं, मतलब लोन किससे ले रखा था, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एसएफसी, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, एसआईआईसी, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी,
अगर इन लोगों से लोन लिया था मतलब पब्लिक मनी है बेटा, ये क्या है, पब्लिक मनी है। देखो अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया है कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लोन बिजनेस के लिए लिया है और किससे लिया है, मतलब इंटरेस्ट आप किसको पे कर रहे हो, ठीक है, पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसएफसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एसआईआईसी स्टेट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कॉर्पोरेशन, शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक के बाद में आपका कोऑपरेटिव बैंक एंड इवन एनबीएफसी, अगर इन लोगों को अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो बेटा ये पब्लिक मनी है, पब्लिक इन पे पैसा जमा करवाता है, ठीक है, और फिर वो लोग आपको लोन देते हैं, तो टाइम पे इंटरेस्ट का पेमेंट होना बहुत जरूरी है, तो इसका डिडक्शन तभी मिलेगा इफ इट इज पेड एज पर सेक्शन 43B। और एज पर सेक्शन 43 में बता चुका हूं कि अगर ड्यू डेट तक पेमेंट कर दिया, अगर ड्यू डेट तक पेमेंट कर दिया तब तो डिडक्शन उसी साल में मिल जाएगा, और ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया तो उस साल डिसअलाउ हो जाएगा, और जब एक्चुअली पे करोगे उस साल डिडक्शन मिलेगा, मतलब डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। लेकिन अगर आपने लोन किसी और से ले रखा है कि भाई आपने भाई से लोन ले रखा है बिजनेस के लिए, किसी पार्टनरशिप फर्म से लोन ले रखा है बिजनेस के लिए, किसी फ्रेंड से लोन ले रखा है बिजनेस के लिए, ठीक है, या फिर किसी कंपनी से ले रखा है बिजनेस के लिए बेटा, तो वेदर इंटरेस्ट इज पेड और आउटस्टैंडिंग डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। यहां पे पेमेंट का कंडीशन नहीं आता। तो अप टू ड्यू डेट पेमेंट करना कब जरूरी है, जब आपने लोन ले रखा है पीएफआई, एसएफसी, एसआईसी, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, देन ओनली, क्योंकि वो पब्लिक मनी है, तो पब्लिक मनी को टाइम पे आपको वापस देना पड़ेगा, तभी तो बैंक वहां पे आगे लोगों को इंटरेस्ट पे कर पाएगी। जब बिजनेसमैन बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा तभी बैंक्स वहां पे आगे लोगों को इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएगी उनके डिपॉजिट के ऊपर, तो इसलिए 43B के हिसाब से इसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है एनिमल राइट ऑफ बेटा। अगर आप अपने बिजनेस में एनिमल्स का यूज कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में एनिमल्स यूज करो, जैसे कि आप तबेला आप वहां पे है आपका, या फिर आप कुछ ऐसा बिजनेस करो जहां पे एनिमल्स का, सर्कस ले लो, सर्कस बेसिकली जहां पे एनिमल्स का यूज होता है, तो अब बेटा एनिमल्स कोई कैपिटल असेट तो है नहीं कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है, तो उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा, तो जब वो एनिमल यूजलेस हो जाएगा, जब वो एनिमल या तो मर जाएगा या यूजलेस हो जाएगा, तो उस साल आपका डिडक्शन ले सकते हो जो भी आपने खर्चा किया है। तो इन केस एनिमल्स यूज इन बिजनेस असेसी, ठीक है, बिजनेस ऑफ असेसी, डिडक्शन विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच एनिमल बिकम्स यूजलेस। अच्छा, व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1), तो जितना उस एनिमल का कॉस्ट था, सपोज आपका सपोज एक ले लेते बफेलो, आपका तबेला और आपके पास बफेलो था, 1 लाख उस बफेलो का कॉस्ट था। अब वो बफेलो दूध देना बंद कर दिया, वो यूजलेस हो गया, तो मान लो उसको बेचा, या उसके मरने के बाद में जो भी उसके बॉडी पार्ट्स है उसको बेचने से 10,000 रुपीज आया, तो वो स्क्रैप वैल्यू लेस कर देंगे, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू 10,000, 90,000 का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 36(1), आप पीजी में से डिडक्शन ले लोगे। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद में आता है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, आप बोलोगे सर ये तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन सरकार क्या बोलती है कि आपको पता है कि भाई इंडिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट्स मोटिवेट करती है, तो गवर्नमेंट कंपनीज को क्या बोलती है, कंपनीज, दिस डिडक्शन इज ओनली फॉर कंपनी, ध्यान रखना, दिस डिडक्शन इज ओनली फॉर कंपनी, कंपनी के लिए ये डिडक्शन है, ये सीओ लिखा है, ये कंपनी है, ठीक है, पूरा लिख देना कंपनी, कंपनी ओनली, ब्रैकेट है वहां पे, कंपनी ओनली, दिस डिडक्शन इज ओनली फॉर कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनीज को मोटिवेट करती है कि देखो इसमें आपका कोई फायदा तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयज के फैमिली प्लानिंग के लिए एक्सपेंडिचर करते हो देन यू विल गेट डिडक्शन। सो एनी एक्सपेंडिचर फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग of among employees of assessee, employees of assessee, ASS है ना, ASSE assessee, employees of assessee company only shall be allowable as deduction as follow। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है कि भाई कोई बिल्डिंग बनाया है जहां पे हॉस्पिटल वगैरह बनाएंगे, ऑपरेशन थिएटर वगैरह बनाएंगे, या फर्नीचर खरीदा या प्लांट मशीनरी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 1/5 डिडक्शन मिल जाएगा 5 साल के अंदर। मान लो 1 लाख का खर्चा हुआ तो 1/5 दैट इज रुपीज कितना, 20,000 पर ईयर, 5 साल तक डिडक्शन मिलेगा। और बेटा अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर वहां पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है पार्टनर को, तो पार्टनर को पे किया जा रहा है तो उसका डिडक्शन मिलेगा, बट उसकी एक लिमिट है 40B के अंदर, वो हम पढ़ेंगे, उसके हिसाब से डिडक्शन मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट पे करेगा प्रोप्राइटर, तो बेटा प्रोप्राइटर मतलब खुद को खुद इंटरेस्ट पे कर रहा है, खुद को खुद इंटरेस्ट, प्रोप्राइटर मतलब खुद ही है और खुद को ही वो इंटरेस्ट पे कर रहा है और बोल रहा है कि ये बिजनेस के लिए खर्चा है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना बेटा।
अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को पे करे तो दोनों अलग अलग लोग हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है। हाउएवर अगर प्रोप्राइटर खुद को खुद इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो बेटा एक्चुअल में एक्सपेंडिचर नहीं है, देन देयर विल बी नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती डिडक्शन मिलेगा, बट उसका लिमिट है 40B के हिसाब से मैक्सिमम। ठीक है, बट अगर प्रोप्राइटर पे कर रहा है, प्रोप्राइटर को तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो एक्चुअल बैड डेट का डिडक्शन मिलता है, जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, एक्चुअल बैड डेट्स आर अलाउड एज डिडक्शन, बट आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उनका डिडक्शन नहीं मिलता। दीज आर नॉट एक्चुअल बैड डेट्स। तो ये एक्चुअल बैड डेट्स आर अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, हाउएवर आरडीडी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। फिर आता बेटा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, एसटीटी एंड कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। मैं सपोज मैं डीलर इन शेयर्स हूं, डीलर इन शेयर्स, ठीक है, मतलब मेरा मेन बिजनेस ही क्या, शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, ये मेरा मेन बिजनेस है। तो एवरी टाइम आपको पता होगा कि जब कभी भी आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो तो आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। क्या पे करना पड़ता है बेटा, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, एसटीटी पे करना पड़ता है एवरी टाइम। व्हेनेवर यू आर बाइंग देन ऑल्सो व्हेन यू आर सेलिंग देन ऑल्सो आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा। तो देखो एसटीटी इज व्हाट, इट इज नॉट टैक्स, इट इज अ चार्ज। जो स्टॉक एक्सचेंज सर्विसेज दे रहा है खरीदने बेचने का, उसका एक सर्विस चार्ज लेता है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, ये चार्ज है, ये कोई टैक्स नहीं है बेटा, ये कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं कोई शेयर्स खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, एवरी टाइम मैं एसटीटी पे कर रहा हूं, और मैं डीलर इन शेयर्स हूं, मतलब वो मेरा बिजनेस है, शेयर्स मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, इन दैट केस वो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स मेरा बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा एंड इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1). ठीक है, वैसे होता है कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, मैं कमोडिटीज खरीदता बेचता हूं। ठीक है, कमोडिटीज मतलब लाइक पल्सेस हो गए, ठीक है, या फिर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये मैं जैसे शेयर्स में ट्रेड करते हैं वैसे कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो मैं कमोडिटीज खरीदता बेचता हूं, आई एम अ डीलर इन कमोडिटीज, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। तो एवरी टाइम व्हेन आई एम बाइंग और आई एम सेलिंग कमोडिटीज, आई हैव टू पे कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और उस केस में बेटा वहां पे अगर मैं डीलर हूं तो मेरे लिए स्टॉक हो गया कमोडिटीज, इन दैट के जो भी कमोडिटीज ट्रांजेक्शन है, सीटीटी है, वो मेरे बिजनेस का खर्चा, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। हाउएवर अगर शेयर्स एंड कमोडिटीज मेरे लिए स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है, मेरे लिए कैपिटल एसेट है, मतलब मैं डीलर इन शेयर्स नहीं हूं, मेरा कुछ और बिजनेस है, मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट शेयर्स ले रखे हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट कमोडिटी ले रखा है, और फिर मैंने एसटीटी सीटीटी पे किया है, तो बेटा ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो एसटीटी सीटीटी पेड ऑन सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज और कमोडिटीज which are held as stock in trade or through intraday transaction और through intraday transaction। ठीक है, तो allowed as deduction। however securities commodities are held as capital as a investment held कर रखा है, ठीक है, मैं डीलर नहीं हूं, then deduction will not be allowed, deduction will not be allowed। यहां पे आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो डीलर इन शेयर्स ऑब्लिक कमोडिटीज। डन बेटा, ठीक है। तो ये 36(1) के अंदर कुछ डिडक्शन हो गए, कुछ और डिडक्शन भी है जो लास्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, 36(1) के अंदर ही एक है जीरो कूपन बॉन्ड्स का जो डिस्काउंट होता है। ठीक है, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। बेटा जीरो कूपन बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किए जाते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपए का बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है बेटा, वहां पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 0% होगा, इंटरेस्ट रेट होगा क्या होगा बेटा, वो 0% होगा। तो मान लो एक कंपनी ने 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया, वो इशू किया जाता है 90 रुपीज में इशू किया जाता है। कितने में इशू किया जाता है बेटा, 90 रुपीज में इशू किया जाता है। और जब वो उसका रिडेम्पशन होगा, ठीक है, उस केस में 10 रुपीज का पेमेंट और किया जाएगा, मतलब उसको 100 रुपीज पे किया जाएगा। समझा ना बात, मतलब ये चीज है कि भाई 100 रुपए का बॉन्ड है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए उसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। जब आप परचेज करने के लिए आए तो मैंने आपसे 90 रुपीज ही चार्ज किया, जब उसका रिडेम्पशन होगा, मैच्योरिटी होगा, तो मैं आपको 100 रुपीज पे करूंगा, तो 10 रुपीज आपको मैंने पेमेंट कर दिया।
तो बेटा उस केस में फिर वहां पे आपको भाई आपके ठीक आपके लिए तो इनकम हो गया, अलग मैटर हो गया, लेकिन कंपनी के लिए भाई 10 रुपए उसका कैसे किस तरीके से डिडक्शन मिलेगा। तो देखो डिस्काउंट इज अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी दैट इज ₹100, ठीक है, मैच्योरिटी ऑन रिडम्पशन ऑन जीरो कूपन बॉन्ड टू द होल्डर्स एंड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम देम एट द टाइम ऑफ इशू जीरो कूपन बॉन्ड ₹90। तो उनका डिफरेंस कितना हो गया भाई ₹10। Such discount will be allowed as reduction in equal installments spread over the tenure of zero coupon bond starting from the date of issue of zero coupon bond to ending the date of maturity of redemption, ठीक है। तो सपोज 10 years का उसका लाइफ था, 10 years का उसका लाइफ था बेटा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना डिस्काउंट, एक तरह से ₹10 के डिस्काउंट पे इशू किया गया था वो, तो ₹10 डिवाइड बाय 10 years में कर दूंगा तो ₹1 का मुझे एवरी ईयर डिडक्शन मिल जाएगा, एवरी ईयर डिडक्शन मिल जाएगा। जो इशू करने वाला है, जिसने बॉन्ड इशू किया है, उसको एवरी ईयर ₹1 का डिडक्शन मिल जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। तो जो भी डिस्काउंट होगा उसको थ्रू आउट द लाइफ वो उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ओके। जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, ये किसमें डिफाइन वगैरह वो साइड में हो गया। फिर उसके बाद में आता है 36(1)(5)(a) एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम। अगर स्टाफ वेलफेयर स्कीम के लिए अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट, एक मिनट मैं बताता हूं, सपोज समझना बात को, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक एम्प्लॉय है मिस्टर ARP। अब ये सपोज एक फंड है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब इस एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी आता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी आता है, इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन भी आता है, करेक्ट बेटा, ठीक है। लेकिन क्या एम्प्लॉय इसमें डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है क्या एम्प्लॉय इसमें डायरेक्ट खुद कंट्रीब्यूट करता है क्या? नहीं। क्या करता है एम्प्लॉयर, उसकी सैलरी में से ही डिडक्ट करके और फिर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन जोड़ करके वो डिपॉजिट करता है, राइट। तो देखो यहां पे बात समझना, मान लो ये इसको सैलरी, इसकी ग्रॉस सैलरी है 1 लाख रुपीज 1 लाख, ठीक है। उसमें से क्या करेगा 10,000 वो प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, किसका? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो इसको नेट सैलरी कितना मिलेगा? नेट सैलरी मिलेगा 90,000 रुपीज, 90,000 का नेट सैलरी देगा। तो सर बाकी जो 10,000 रुपीज है, ₹10,000 जो इसने डिडक्ट किया, किसने? रिलायंस ने 10,000 रुपीज डिडक्ट किया इसकी सैलरी में से, अपने पास में रखा, वो क्या है बेटा? ये एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है। फिर उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन जोड़ देता है, ठीक है, ये अपना कंट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई अगर पहला वाला सेक्शन जो 36(1) के अंदर सी था, सी कि अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है, अप्रूव्ड या तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या SPF या अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के अंदर, तो अप टू ड्यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम पेमेंट करेगा तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। वो तो था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात। लेकिन बेटा ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये 10,000 रुपए जो उसने डिडक्ट करके, भाई 1 लाख का सैलरी देना था लेकिन 90,000 ही दिया डिडक्ट करके और फिर यहां पे जमा करवाया EPF में। तो देखो ये भी तो हो सकता है कि रिलायंस डिडक्ट तो कर ले लेकिन वो पैसा टाइम पे ना जमा करवाए, उस पैसे को मार्केट में घुमा ले, अपने बिजनेस में यूज कर ले। पॉसिबल है कि नहीं है भाई? ऐसे लाखों एम्प्लॉय है तो लाखों एम्प्लॉय का 10-10 हजार करके तो करोड़ों रुपए होता है। तो रिलायंस क्या करता है? डिडक्ट तो कर देता है सैलरी के अंदर, ठीक है, और फिर बाद में उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, बोला करवा देंगे ना हम, क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ लॉज ऐसे बने, वो क्या बोलते हैं कि जब कभी भी रिलायंस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करेगा तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी बेटा? उसकी इनकम। और फिर जब वो फंड को पेमेंट करेगा तब डिडक्शन मिलेगा। तब क्या मिलेगा बेटा? डिडक्शन। तो जब वो यहां पे उसने क्या किया, देखो रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस ने पेमेंट कर रहा है 1 लाख का पेमेंट करना था बट 90 का पेमेंट किया, बट वो सैलरी के अंदर डिडक्शन पूरा 1 लाख का रिलायंस 1 लाख का लेगा सैलरी के अंदर। मतलब लाइक जो PGP के अंदर रिलायंस जो डिडक्शन लेगा वो बोलेगा हमने 1 लाख का सैलरी पे किया। क्या पे किया बेटा? 1 लाख का सैलरी। लेकिन 10,000 उसने अपने पास में रखा है, 10,000 उसने अपने पास में रखा है फंड में जमा करवाने के लिए। तो एक्ट क्या बोलता है कि वो जो 10,000 अपने पास में रख रखा है उसको डीम्ड बिजनेस इनकम मान लो। एक बार के लिए मान लो कि रिलायंस की डीम्ड बिजनेस इनकम है, कोई बिजनेस इनकम नहीं लेकिन उसको मान लो क्योंकि वो एम्प्लॉय का पैसा था उसने अपने पास में रखा। डन।
अब वो जब जमा करवा देगा फंड के अंदर रिलायंस, तो फिर से रिलायंस को डिडक्शन दे दो। तो पहले एक बार बिजनेस इनकम माला और फिर उसको क्या कर दिया, वापस डिडक्शन दे दिया, काम खत्म हो गया, हिसाब फिटूस हो गया। ठीक है, तो बेटा यही आपका इसके अंदर आता है कि एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम, व्हेन एन एम्प्लॉयर रिसीव्स कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, ये 10,000 टुवर्ड्स एनी स्टाफ वेलफेयर स्कीम, मतलब कोई प्रोविडेंट फंड, कुछ भी, एनीथिंग, इट इज कंसिडर्ड एज पीजीबीपी इनकम of employer. When employer deposits such sum to the credit of employees account in such scheme, के वो RPF के अंदर जमा करवाएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अंदर जमा करवाएगा, it is allowed as deduction under section 36(1). ठीक है, however deduction under this section is allowed only when employer deposit the amount to the credit of employee on or before the due date of depositing such amount under that fund scheme and not within the due date filing return of income under section 43B। तो ये क्या बोलता है कि बेटा इसका डिडक्शन तभी मिलेगा कि जो भी रेस्पेक्टिव फंड है, जैसे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ठीक है, या फिर ग्रेचुइटी एक्ट है, उसकी जो ड्यू डेट है उसके हिसाब से जमा करवाए तो डिडक्शन मिलेगा। बट डोंट वरी, देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स। वो क्या बोलते हैं कि भाई आपने अगर रेस्पेक्टिव, मान लो जो रेस्पेक्टिव एक्ट की ड्यू डेट है वो बोलता है 31 जुलाई 2022 तक आपको जमा करवाना है फॉर एग्जाम्पल, या 21 तक जमा करवाना है, ठीक है, इस डेट तक। ये रेस्पेक्टिव एक्ट जो ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ये वो उसकी ड्यू डेट है, ठीक है। लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट की ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम की अंडर सेक्शन 139(1) है, वो सपोज 31 अक्टूबर 2021 है। तो क्या बोलता है कि अगर आपने ये इस फंड के अंदर ये 10,000 इस डेट तक भी जमा करवा दिया तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया? ओके, डन, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉयर के पास में पड़ा है, तो पहले एम्प्लॉयर के लिए इनकम हो जाएगा और फिर उसके बाद में वो जमा करवाएगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, हिसाब फिट हो जाएगा। एक्चुअल में उसकी ना कोई इनकम है, समझ में आ रहा है बात में, ना उसका एक्सपेंस है, तो किसी और का पैसा मेरे पास में पड़ा हुआ है तो पहले एक बार इनकम मान लो, फिर वो जमा करवाएगा ड्यू डेट तो उसको क्या मान लो, एक्सपेंस मान लो, ठीक है। तो ये सेक्शन 36(1) था। अब आता बेटा सेक्शन 37(1) जनरल डिडक्शन एक्सपेंसेस का लास्ट वहां पे सेक्शन है, जनरल डिडक्शन सेक्शन 37(1). सेक्शन 37(1) टॉक्स अबाउट जनरल डिडक्शन, ठीक है, लास्ट सेक्शन है। अभी सेक्शन 37(1) जनरल डिडक्शन मतलब देखो, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे सेक्शन पढ़े, अगर हर एक एक्सपेंस के लिए अलग अलग सेक्शन बनाने गए तो फिर तो मतलब नंबर ऑफ सेक्शन पूछो ही मत, इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे सेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, पूरा पीजीपी से इनकम टैक्स एक्ट बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन देने थे सेक्शन 32 के अंदर, डेप्रिसिएशन या अलग अलग, वो तो हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, एक ऐसा सेक्शन बना देते हैं कि जो सेक्शन 30 से 36(1) में डिडक्शन नहीं मिलता बेटा, वो सब डिडक्शन कहां मिल जाएगा, सेक्शन 37(1) के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 37(1) क्या बोलता है, इसकी कंडीशन समझो, एक्सपेंसेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 36(1). जैसे कि देखो अभी तक सैलरी कहीं पे भी नहीं आया, सैलरी टू एम्प्लॉइज, सैलरी टू एम्प्लॉइज कहीं पे भी आया कि नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, एडवर्टीजमेंट अगर एक्सपेंस आपने किया है वो अभी तक कहीं नहीं आया, ठीक है। अगर आपने जीएसटी वगैरह का पेमेंट किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस वगैरह जो कि बिजनेस से रिलेटेड होता है, वो अभी तक कहीं पे कवर नहीं हो। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट अगर आपने किया है, बोनस एंड कमीशन, ठीक है, बोनस एंड कमीशन तो आ गया, चलो सेक्शन 36(1) के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस जिनका अभी तक हमने जिक्र भी नहीं किया, लेकिन बिजनेस रिलेटेड खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो बिजनेस से रिलेटेड है। तो क्या बोलता है कि एक्सपेंसेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 36(1) shall be allowed as reduction under section 37(1) if the following conditions are satisfied। तो देखो ये भी अपने आप में कंडीशन है कि एक्सपेंस shall not be covered under section 30 to 36(1). अगर आपका एक्सपेंस सेक्शन 30 to 36(1) के अंदर कवर्ड हो गया बेटा, तो फिर 37(1) में डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो वहां पे कवर नहीं। दूसरा, एक्सपेंस शुड बी होनली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी। होनली एंड एक्सक्लूसिव, ये साथ में, एक्सपेंस शुड बी होनली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन।
जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़े एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, शांति भूषण नाम है उनका, ठीक है। उनके सन है प्रशांत भूषण, वो भी बहुत बड़े एडवोकेट है। तो शांति भूषण साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर है, उनको हार्ट अटैक आया एक बार, तो उन्होंने अपना मतलब लाइक हार्ट का बाईपास करवाया। उस बाईपास में सपोज 10 लाख रुपीस का एक्सपेंस हुआ, 10 लाख रुपीस का एक्सपेंस हुआ। अब वो 10 लाख रुपीस का एक्सपेंस उन्होंने क्या कर दिया, सेक्शन 31 के अंदर रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, सेक्शन 31 रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, उसके अंदर एज अ डिडक्शन क्लेम कर लिया। बोला कि माय हार्ट इज माय प्लांट एंड मशीनरी एंड मैंने उसका रिपेयर्स करवाया है, मैंने उसका क्या करवाया है, रिपेयर्स करवाया है। अब मैटर वहां पे एओ के पास में पहुंचा, एओ ने बोला कि सर अगर आपका हार्ट आपका प्लांट एंड मशीनरी है, माना कि आपने रिपेयर करवाया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बोले क्यों ऐसा, बोले देखो मैं एक लॉयर हूँ, मैं जो भी आर्ग्यूमेंट करता हूँ क्योंकि मेरा दिल चल रहा है इसलिए आर्ग्यूमेंट कर पाता हूँ, तो ये मेरे लिए प्लांट एंड मशीनरी बहुत जरूरी है। तो फिर वहां पे जज ने नहीं मतलब एओ ने क्या बोला कि अगर सर ये प्लांट एंड मशीनरी, तो क्या सेक्शन 32 के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक में कहाँ है बताओ मेरे को, प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक में तो दिखना चाहिए ना कि भाई आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। तो शांति भूषण ने बोला यार तो फंस गए, कहने का मतलब ये चीज है। ऐसे करके मैटर दिल्ली हाईकोर्ट तक गया। फिर दिल्ली हाईकोर्ट में शांति भूषण साहब एक और गजब काम करने लगे कि ठीक है सर आप मानते हो कि ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, तो बोले कि नहीं है प्लांट एंड मशीनरी, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, बोले नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। चलो ये तो आप मानते हो कि भाई मेरा हार्ट चल रहा है इसलिए मैं कोर्ट जाके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बोले हम मान लेते हैं कि भाई आपका प्रोफेशन में आपका दिल का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि चलो ठीक है सर आप बोलते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, बोले नहीं है, तो मतलब सेक्शन 30 से लेके 37(1) तक कहीं पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, 30 से लेके 36(1) तक कहीं पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरा आप बोलते हो कि भाई कहीं ना कहीं प्रोफेशन के लिए काम आता है, बोले कि ठीक है चलो मान लेते हैं, तो मेरे को सेक्शन 37(1) के अंदर डिडक्शन मिलना चाहिए। किसमें डिडक्शन मिलना चाहिए बेटा, सेक्शन 37(1) के अंदर जनरल डिडक्शन मिलना चाहिए। तब वहां पे बोला गया कि भाई देखो बिल्कुल आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन क्या आपका जो एक्सपेंडिचर है वो होनली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बिजनेस है क्या आपका जो हार्ट पंपिंग कर रहा है या जो भी कर रहा है, क्या होनली एंड एक्सक्लूसिव, जब आप कोर्ट जाते हो तब चालू रहता है, जब आप घर पे आते हो तो बंद हो जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या? बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो पूरे दिन 24 घंटे चलता रहता है, एवरी टाइम मतलब चलता रहता है। तो जज ने वहां पे बोला कि इट इज नॉट होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो सेक्शन 37(1) में डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो पहला सेक्शन 30 to 36(1) में नहीं कवर होना चाहिए। दूसरा एक्सपेंस शुड बी होनली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी, ठीक है। उसके बाद में बोलता है एक्सपेंस शुड नॉट बी कैपिटल इन नेचर, इट शुड बी रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर का अगर कोई एक्सपेंस है बेटा तो वो तो अलाउ नहीं होता, उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन मिलता है सेक्शन 32 के अंदर। तो सेक्शन 37(1) के डिडक्शन कब मिलेगा, अगर वो 30 से 36 में नहीं आता है, होनली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, कैपिटल नेचर का नहीं है, रेवेन्यू नेचर का है। और तीसरा एक्सपेंस शुड नॉट बी इलीगल और ऑफेंसिव नेचर से कि ब्राइब, प्रोटेक्शन मनी, रेफरल फीस टू डॉक्टर्स, लैबोरेटरीज, फ्रीबीज, फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं बेटा, समझना बात को। सपोज मैं एक मल्टीप्लेक्स चलाता हूं, एक थिएटर चलाता हूं, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्स चलाता हूं तो वहां पे फैमिली ऑडियंस देखने के लिए आती है, फीमेल ऑडियंस देखने के लिए आते हैं, लेकिन मैं कुछ दिनों से क्या देख रहा हूं कि मेरा जो बॉक्स ऑफिस है जहाँ पे टिकट्स वगैरह सेल होते हैं, वहां पे है ना कुछ गुंडे टाइप के लोग आकर के रोज मतलब वहां पे ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि फैमिली ऑडियंस आना कम हो गया है, ठीक है, फीमेल ऑडियंस आना कम हो गया है वहां पे। तो मैंने उन गुंडों को बुलाया, इधर आओ, मैंने कहा तुम क्यों मेरा बिजनेस खराब करने में लगे हुए। तो उन्होंने बोला कि देखो हमारा भी थोड़ा खर्चा वैसे चलाना होता है, तो आप भी हमको थोड़ा हफ्ता हफ्ता दे दिया करो। तो मैंने कहा ठीक है ये पकड़ो 10,000 रुपए, निकलो यहाँ से, उनको हफ्ता दे दिया, वो चले गए। कहने का मतलब ये चीज है। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद में देखता हूँ कि फिर से वो गुंडे आकर के फिर से परेशान करने लगे। मैंने बोला क्या है बार बार, बोले कि आपको हफ्ते के हफ्ते हफ्ता देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा ये तो बहुत भारी पड़ जाएगा। तो मैंने एक मेरा फ्रेंड था पुलिस वाला था, उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ यार, तू ऐसे कोई करना यार, मतलब इनको समझाना। तो मेरे फ्रेंड जो पुलिस वाला था उसने ले जाके उनके अच्छे से पिटाई विटाई करी और जाके बंद कर दिया उनको। लेकिन मेरा फ्रेंड भी बोलता है यार देख दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन मेरे को भी अपना घर चलाना है, तो मेरे को भी कुछ दे दे, मेरे सीनियर्स वगैरह भी मांगते हैं। तो मैंने उन पुलिस वालों को भी ब्राइब दिया। क्या दिया मैंने? ब्राइब दिया, ठीक है। अब बात समझना बेटा, क्या ये एक्सपेंस सेक्शन 30 to 36(1) में आते हैं कहीं पे? ब्राइब एंड हफ्ता नहीं आता। नंबर 1, क्या ये होली एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस से रिलेटेड है? यस,
दीज आर यस बेटा होली एंड एक्सक्लूसिव। अगर मैं उनको पेमेंट नहीं करता तो वो वहां पे मेरे थिएटर को बंद करवा देते, कहने का मतलब ये चीज है। और पुलिस वालों को मैं पैसा नहीं देता तो गुंडों को नहीं हटाता, कहने का मतलब ये चीज है। तो होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस से रिलेटेड है तो पहला 30 से 36 में नहीं आता, होली एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस और कैपिटल नेचर का नहीं, क्योंकि कोई असेट नहीं है। तो क्या इसका डिडक्शन मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफेंसिव इलीगल नेचर का एक्सपेंस है, ऑफेंसिव इलीगल नेचर का एक्सपेंस है। अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड। कोविड के टाइम पे हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये टेस्ट वो टेस्ट, ब्लड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट वो करवाने के लिए बोलेगा। तो हम बोलेंगे ठीक है मैं करवा लेता हूँ। कोई आपके पहचान में डॉक्टर साहब कोई लेबोरेटरी वगैरह है क्या? तो डॉक्टर आपको एक लेबोरेटरी का रेफरेंस देगा कि यहाँ पे चले जाना, मेरा नाम ले लेना वहां पे। फिर बाकायदा लैब वाले पूछता कौन से डॉक्टर ने भेजा है, फिर वो एंट्री भी करता है कि भाई ये डॉक्टर का रेफरेंस है। समझा बात मेरा बेटा? तो बेटा ये है ना, पूरा सेटिंग होता है इनका आपस में, कि वो जो लेबोरेटरी है वो डॉक्टर्स को कमीशन पे करती है फिक्स सिस्टम के हिसाब से। वो जो लेबोरेटरी है, वो लैब है, वो डॉक्टर्स को क्या पे करती है? कमीशन, रेफरल, इसको बोलते हैं रेफरल फी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रेफरल फी। अब देखो ये जो रेफरल फी वो लेबोरेटरी डॉक्टर्स को पे कर रही है, क्या उस लेबोरेटरी के लिए वो सेक्शन 30 to 36(1) में कहीं पे कवर होता है? कहीं पे भी नहीं आता। क्या ये होली एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस रिलेटेड है? यस। अगर वो डॉक्टर वहां पे पेशेंट को नहीं भेजेगा, रेफर नहीं करेगा, तो उसका बिजनेस ही लैब का नहीं चलेगा। तो मतलब उसका रेफरल फी जो पे कर रहा है वो बिजनेस के लिए होली एंड एक्सक्लूसिवली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरी है क्या कैपिटल नेचर का? नो, कैपिटल नेचर का नहीं है। तो सर क्या डिडक्शन मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफेंसिव नेचर का एक्सपेंस है। क्योंकि जो भी वो जो डॉक्टर से रिलेटेड जो उनका लॉ होता है, ठीक है, वो साफ साफ बोलता है कि सच काइंड ऑफ रेफरल फीस आर नॉट अलाउड, नॉट शुड बी टेकन बाय डॉक्टर्स, नॉट शुड बी टेकन बाय डॉक्टर्स। समझ में आ रहा बात? मतलब ऑफेंसिव इन नेचर है, प्रोहिबिटेड है लॉ के अंदर। तो अगर कोई भी चीज प्रोहिबिटेड लॉ में हो जाता है तो वो इलीगल हो जाता है, तो इसका मतलब इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, भले ही वो बिजनेस के लिए ओनली एंड एक्सक्लूसिवली हो रहा है। वैसे ये जो डॉक्टर्स लोग होते हैं, डॉक्टर्स लोग को जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज गिफ्ट्स वगैरह देती है। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमआर होते हैं, वो डॉक्टर्स लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, फ्री बीज देते हैं, फॉरेन टूर्स पे भेजते हैं उनको कि भाई तुम अपनी फैमिली के साथ में जाओ। बच्चे को आईपैड दिया, कहने का मतलब अच्छे से महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। अब बेटा वो जो ड्रग्स कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनका एक एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। वो बोलता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर्स को सच काइंड ऑफ फ्रीबीज नहीं दे सकती। वो देती है लेकिन नहीं दे सकती, मना बोल रखा है। तो बेटा जब कोई लॉ मना बोल रहा है तो प्रोहिबिटेड हो गया लॉ के अंदर। तो भले ही आप देखो वो जो फ्रीबीज जो भी गिफ्ट वगैरह दिए जा रहे हैं वो 30 से 36 में कहीं पे कवर होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए नहीं। दूसरा बेटा क्या होली एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस से रिलेटेड है? यस। और तीसरा क्या कैपिटल नेचर है? नो। बट फिर भी अलाउ नहीं होगा एज डिडक्शन, रीजन क्योंकि वो इलीगल है या ऑफेंसिव नेचर है। अंडरस्टूड? तो जब कभी भी सेक्शन 37(1) से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है, मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपको नहीं पता हो, तो आप सबसे पहले चेक करो कि भाई क्या ये सेक्शन 30 to 36(1) में कवर होता है, क्या होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस। अपने आप को 4 क्वेश्चन पूछो। फर्स्ट, क्या ये एक्सपेंस सेक्शन 30 to 36(1) में कवर होता है? आंसर आता है नो, आगे बढ़ो। क्या होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस रिलेटेड है? आंसर आता है यस, आगे बढ़ो। क्या कैपिटल नेचर का है? नो, आगे बढ़ो। ठीक है। क्या इलीगल ऑफेंसिव नेचर का है? इफ नो देन डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 37(1). ठीक है, डिडक्शन अलाउड है। जैसे कि हम सैलरी का लेते हैं, सैलरी टू एम्प्लॉइज, क्या 30 to 36(1) में आता है? नो। क्या होली एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस रिलेटेड है? यस। क्या कैपिटल नेचर का है? नो। क्या इलीगल ऑफेंसिव है? नो। डिडक्शन अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 37(1) के अंदर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या सेक्शन 30 to 36(1) में आता है? नो। क्या होली एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस के लिए है? यस। क्या कैपिटल नेचर का है? नो। क्या इलीगल ऑफेंसिव नेचर है? नो। डिडक्शन 37(1) के अंदर मिल जाएगा। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या सेक्शन 30 to 36(1) में कवर होता है? नहीं। होली एक्सक्लूसिव बिजनेस रिलेटेड है? यस। क्या कैपिटल नेचर है? नो। इलीगल ऑफेंसिव है? नो। डिडक्शन अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 37(1). अंडरस्टूड बेटा? तो इस तरीके से आपको अपने आप से ये 4 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे व्हेनेवर कोई ऐसा एक्सपेंस आता है जिसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) के अंदर मिल सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 37(1) के अंदर आपको बेसिक चीज ध्यान रखनी है। अब प्रोफेसर नोट, इलीगल इनकम्स विल बी टैक्सेबल। इलीगल इनकम्स है तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है, लेकिन इलीगल एक्सपेंस अलाउ नहीं होता है। Any capital expenditure which is not covered under section 30 to 36(1) shall be capitalized and assessee will get deduction by way of depreciation। वो तो क्लियर है। तीसरा, कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR एक्सपेंसेस। CSR एक्सपेंसेस जो कंपनीज को करना पड़ता है, कंपल्सरी होता है एज पर कंपनीज एक्ट।
एज पर कंपनीज एक्ट। अभी देखो CSR एक्सपेंस देखो, नंबर 1, क्या ये सेक्शन 30 to 36 में कवर होता है? नो। क्या होनली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए? नो बेटा, इट इज नॉट फॉर होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस। सर बिजनेस के लिए करना पड़ता? नहीं बेटा, तो कंपनीज लॉ बोलता है कि आपको CSR एक्सपेंस करना है, इसलिए आप कर रहे हो। अगर कंपनीज लॉ बोलता है कि ऑप्शनल है, तो क्या कोई CSR का एक्सपेंस करता क्या बेटा? कोई नहीं करता। मतलब इट इज नॉट होनली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बिजनेस। अंडरस्टूड बेटा? दैट इज वाई इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 37(1) के अंदर CSR एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एंड सोशल एक्सपेंस CSR एक्सपेंसेस शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन एज इट इज नॉट होनली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बिजनेस। ओके, अब आता है सेक्शन 37(1), ये भी चल रहा है, सैलरी पेड। जैसे कि मैंने बताया, अगर एम्प्लॉय को पे किया है तो अलाउ एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1), हमने टेस्ट किया। अगर वर्किंग पार्टनर को पे कर रहा है पार्टनरशिप फर्म, तो अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) के अंदर ही डिडक्शन मिलेगा, बट लिमिट है 40B का। ठीक है, प्रोपराइटर को बेटा, तो प्रोपराइटर खुद को सैलरी कर रहा है तो एक्सपेंस थोड़ी है, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड लीव सैलरी, एम्प्लॉइज को लीव सैलरी पे किया तो खर्चा एक्सपेंस है, तो अलाउ एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1), बट डिडक्शन मिलेगा एज पर सेक्शन 43B। मतलब इफ लीव सैलरी इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तब तो डिडक्शन अलाउ हो जाएगा इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ओनली। एंड इफ इट इज नॉट पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में डिसअलाउ हो जाएगा। जिस प्रीवियस ईयर में एक्चुअली पे करेंगे उस साल में क्या हो जाएगा बेटा? अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बेटा नॉर्मली अगर एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो किसी टीवी के अंदर, टीवी चैनल के अंदर, रेडियो, FM रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग्स के ऊपर आप कर रहे हो, अलग अलग जगह पैम्पलेट, ब्रोशर, कुछ भी छपवा के आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) मिल जाएगा। जितना भी एडवर्टीजमेंट का आपने खर्चा किया है पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एडवर्टीजमेंट किया है इन पैम्पलेट, ब्रोशर, मैगजीन, सोवेनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कि भाई बीजेपी का कोई पैम्पलेट है, बीजेपी का कोई ब्रोशर है, बीजेपी का कोई मैगजीन है, बीजेपी का कोई सोवेनियर है, उसके अंदर आपने अपना एडवर्टीजमेंट किया है, तो बेटा वो एक्सप्रेसली डिसअलाउ होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट मींट फॉर एडवर्टीजमेंट। भाई उसके ब्रोशर पैम्पलेट में एडवर्टीजमेंट करके आप कौन सी ऑडियंस को रीच कर रहे हो? अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो टाइम्स ऑफ इंडिया में करो, अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो फिल्म फेयर मैगजीन के अंदर करो, अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है आउटलुक मैगजीन के अंदर करो, अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो किसी चैनल पे करो, स्टार स्पोर्ट्स पे करो, IPL का टाइम चल रहा है उस पे करो, किसी मूवीज के बीच में करो, FM रेडियो पे करो, न्यूज़पेपर पे होर्डिंग लगवाओ। कहने का मतलब बीजेपी के ब्रोशर उनके अंदर आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहे हो बेटा, अल्टीमेटली वो आप उस पार्टी को डोनेशन दे रहे हो। क्या दे रहे हो बेटा? आप उस पार्टी को डोनेशन दे रहे हो, एडवर्टीजमेंट का नाम है, तो बेटा बिजनेस में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, PG में डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्सप्रेसली डिसअलाउ हो जाएगा। एक्सप्रेसली क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। ध्यान रखना 37(2)B के अंदर, 37(2)B के अंदर एक्सप्रेसली डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, जनरली आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि एडवर्टीजमेंट्स आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंट्स में ऐसा कोई टैक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनकम टैक्स बोला यहाँ पे या तो रेवेन्यू होता है या कैपिटल होता है, या तो रेवेन्यू होता है, क्या होता है? कैपिटल। एंड एडवर्टीजमेंट्स आर ऑलवेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका पूरा का पूरा डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई डेफर्ड रेवेन्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरा बेटा, जो एक्सपेंसेस आपने पॉलिटिकल पार्टी का ब्रोशर, सोवेनियर, मैगजीन के अंदर किया था, तो वो PG में से तो डिसअलाउ हो जाएगा, बिजनेस में डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन चैप्टर 6 के अंदर 80 GGB GEC के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का जो होता है उसके अंदर 100% डिडक्शन मिल जाएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट इन पैम्पलेट, ब्रोशर, मैगजीन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी शैल बी एक्सप्रेसली डिसअलाउड अंडर सेक्शन 37(2)B। हाउएवर इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, ये डिडक्शन है, डिक्शन नहीं है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB 80 GEC अंडर चैप्टर 6 है, और 100% डिडक्शन मिलता है। अब आप बोलोगे सर फायदा क्या है, इधर डिसअलाउ करके आप अल्टीमेटली तो डिडक्शन दे रहे हो। बेटा बात समझो, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा नेट प्रॉफिट है, अच्छा ये P&L अकाउंट, P&L के डेबिट साइड में लिखा हुआ टू पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन ₹10 लाख, और नेट प्रॉफिट है सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं 2 लाख। कितना बेटा? 2 लाख। एक ऐसा नहीं करते, इसे करते हैं सपोज मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ले लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है ₹5 लाख।
और अगर आपको पीजीपी में से डिडक्शन मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी का, तो बेटा पॉलिटिकल पार्टी सपोज डिडक्शन मिलता, आपने 10 लाख का एडवर्टीजमेंट किया तो आपका पीजीपी नेगेटिव हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 5 लाख का। 5 लाख का क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा, और वो लॉस आप किसी और पॉजिटिव इनकम के सामने क्या कर लोगे, सेट ऑफ कर लोगे। अंडरस्टूड, समझ में आया बात मतलब। लेकिन देखो अभी क्योंकि ये डिसअलाउ होता है तो आपको क्या करना है, ये इसका डिडक्शन नहीं देना है। तो फिर उस केस में बेटा आपका ग्रॉस प्रॉफिट है सपोज 5 लाख, तो यही आपका पीजीपी हो जाएगा 5 लाख। तो पीजीपी अगर आपका 5 लाख है, पीजीपी 5 लाख है बेटा, तो पीजीपी 5 लाख है, सपोज कोई और इनकम है ही नहीं है, तो आपका जीटीआई कितना हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम भी 5 लाख हो गया। देखो पहले आप पूरा 10 लाख का डिडक्शन लेके 5 लाख नेगेटिव इनकम करके उसको किसी और के सामने सेट ऑफ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे उधर तो हो गया डिसअलाउ, उधर तो डिडक्शन नहीं मिला पॉलिटिकल पार्टी का 10 लाख। चैप्टर जीटीआई में से चैप्टर 6A का डिडक्शन मिल सकता था 80 जीजीबी या 80 जीजीसी के अंदर, जीजीबी या जीजीसी के अंदर डिडक्शन मिल सकता था। तो कितने का है, 10 लाख का है, 10 लाख का आपने एडवर्टीजमेंट किया था तो 10 लाख का। लेकिन चैप्टर 6A के डिडक्शन होता है मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ जीटीआई ही हो सकता है। तो यहाँ पे भले ही आपने 10 लाख का खर्चा किया, आपको डिडक्शन 5 लाख का ही मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका एनटीआई नील हो जाएगा। लेकिन इसकी तरह ऐसा नहीं कि लॉस करके कोई और पॉजिटिव इनकम सेट ऑफ कर रहा है। समझ में आया बेटा बात, अंडरस्टूड। तो ये एक वहां पे ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ध्यान रखना कि जब कभी भी पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर, ब्रोशर, मैगजीन, पैम्पलेट के अंदर एडवर्टीजमेंट किया गया है तो वो पीजीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्सप्रेसली डिसअलाउ हो जाएगा और 80 जीजीबी जीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, अब आता है बेटा पेनल्टी। ये सब सेक्शन 37(1) ही चल रहा है अभी भी। पेनल्टी का ब्रीच ऑफ लॉ का पेनल्टी है बेटा, डिसअलाउ हो जाएगा। सपोज ठीक है, मुंबई में लॉकडाउन था और मैं अपनी कार लेके बाहर निकल गया, मेरे को पुलिस वालों ने रोका, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर लेक्चर लेने के लिए जा रहा हूँ। तो बोले कि अलाउड नहीं है। मैंने कहा सर लेक्चर तो लेना पड़ेगा, बिजनेस के लिए जा रहा हूँ। तो बोले कि भाई पेनल्टी लगेगा। मैंने कहा ये पकड़ो 5000 रुपीज का। सपोज मैंने पेनल्टी दे दिया, मैंने उनसे रिसीट भी ले लिया। अब मैं खुश होकर के आया और घर पे आके जब अपना रिटर्न फाइल कर रहा था तो मैंने पीजीपी में से 5000 का डिडक्शन क्लेम करना चाहा, 5000 का डिडक्शन क्लेम करना चाहा, ठीक है। तो बेटा वो जो पेनल्टी है वो पेनल्टी का ब्रीच ऑफ लॉ का पेनल्टी है। अगर ब्रीच ऑफ लॉ का पेनल्टी का डिडक्शन मिलने लग गया बेटा तो लॉ का डर ही नहीं रहेगा किसी के अंदर। लोग बेधड़क होकर के लॉ तोड़ेंगे, पेनल्टी पे करेंगे, बोला पेनल्टी का डिडक्शन ले लेंगे। अंडरस्टूड, दैट इज व्हाई ब्रीच ऑफ पेनल्टी का क्या होता है बेटा, डिसअलाउ होता है अगर पेनल्टी ब्रीच ऑफ लॉ का है, अगर आपका लॉ तोड़ने का है। लेकिन अगर पेनल्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है कि मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने बोला कि भाई आप सो एंड सो डेट तक अगर आप मुझे ये नहीं करोगे, कुछ सप्लाई नहीं करोगे तो मैं 1 लाख रुपीज का पेनल्टी चार्ज करूंगा। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस का पेनल्टी है और इसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37(1). अंडरस्टूड बेटा। तो ब्रीच ऑफ लॉ का पेनल्टी अलाउ नहीं होता, हाउएवर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पेनल्टी क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन, अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद में टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन टैक्स, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन टैक्स। देखो अगर टैक्सेस और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर वो जो टैक्स है वो रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, या उसके ऊपर जो टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि जीएसटी, सर्विस टैक्स, वैट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे टैक्सेस है गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड है। या फिर इनके ऊपर इंटरेस्ट, जीएसटी के ऊपर इंटरेस्ट, सर्विस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट, वैट के ऊपर इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इफ टैक्सेस आर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, तो हो जाएगा अलाउ एज डिडक्शन अंडर सेक्शन, ठीक है, अलाउ एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1). डिडक्शन 37(1) में ही मिलेगा, बट एज पर सेक्शन 43B। 43B क्या बोलता है कि अगर ड्यू डेट तक आपने जीएसटी का पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, ड्यू डेट तक सर्विस टैक्स का पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, ड्यू डेट तक वहां पे वैट का पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, तो बेटा डिडक्शन करंट ईयर में मिल जाएगा, अदरवाइज जिस साल में पेमेंट करोगे उस साल में मिलेगा। लेकिन इफ टैक्सेस आर नॉट रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस आर नॉट रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि इनकम टैक्स, ये गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, तो इनकम के ऊपर है। हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर भी इनकम टैक्स पे करते हो, सैलरी के ऊपर भी पे करते हो, अदर सोर्स इनकम के ऊपर पे करते हो, और कैपिटल गेन के ऊपर भी पे करते हो बेटा। तो इनकम टैक्स को बिजनेस का खर्चा नहीं है बेटा, वो गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है। जो जीएसटी है वो बिजनेस से रिलेटेड है, सर्विस टैक्स बिजनेस से रिलेटेड है, वैट बिजनेस से रिलेटेड है, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस से रिलेटेड है। बट इनकम टैक्स, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मैट वगैरह ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, ये डिसअलाउ हो जाएंगे। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? ओके।
फिर आता है रिफंड ऑफ टैक्स। देखो अगर पहले टैक्स अलाउ हुआ था एज डिडक्शन, जैसे कि जीएसटी, तो जब बेटा आपने जीएसटी का पेमेंट किया होगा तो डिडक्शन अलाउ हुआ होगा, तो आपने प्रॉफिट कम किए होंगे, वैसे बैड डेट रिकवरी वाला ही कॉन्सेप्ट है। अब जीएसटी रिफंड मिल जाता, जब आपने जीएसटी का पेमेंट किया होगा तो आपने प्रॉफिट कम किया होगा, अब आपको जीएसटी रिफंड मिल रहा है, तो जीएसटी रिफंड से आपको क्या करना है, प्रॉफिट को फिर से बढ़ा देना है, प्रॉफिट फिर से बढ़ाना। सो इफ रिफंड ऑफ टैक्स, इफ टैक्स वाज अलाउड एज डिडक्शन, जैसे कि जीएसटी का पहले डिडक्शन मिला था, ठीक है, तो टैक्सेबल जो भी आपका रिफंड आएगा वो टैक्सेबल एज डीम पीजीपी इनकम अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, जीएसटी रिफंड आएगा तो डीम पीजीपी इनकम हो जाएगा। लेकिन जब आपने इनकम टैक्स का बेटा पेमेंट किया था, किसका पेमेंट किया था आपने, इनकम टैक्स का, तब तो आपने कोई डिडक्शन लिया ही नहीं होगा, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है ही नहीं है बिजनेस का, ठीक है। तो उस केस में ना आपने कोई प्रॉफिट कम किया, तो अभी जब रिफंड भी आएगा तो आपका पैसा ही आपके पास में आया है, आपको कोई किसी तरह कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो इनकम नहीं है। सो इफ टैक्स वाज नॉट अलाउबल एज डिडक्शन अर्लियर, जैसे कि इनकम टैक्स, तो वो अभी टैक्सेबल नहीं होगा, जैसे कि इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। और जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन जीएसटी रिफंड, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। So income from interest received will be taxable under the income from other sources. For example, interest on GST refund, interest on income tax refund, income from other sources में चला जाएगा। ये समरी देखो, ठीक है। अगर बेटा टैक्स रिलेटेड है इनकम, जैसे कि इनकम टैक्स, डीडीटी, मैट, एएमटी, टीडीएस, टीसीएस, ये सारे इनकम टैक्सेस, अलग अलग टाइप के इनकम टैक्सेस है बेटा, तो टैक्स का अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा पीजीपी में से। इंटरेस्ट उसके ऊपर है, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा पीजीपी में से, और पेनल्टी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रीच ऑफ लॉ का पेनल्टी होता है। लेकिन अगर आपने पेमेंट किया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम्स, सर्विस टैक्स, वैट, ये सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड टैक्सेस है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड टैक्सेस है, तो जो अमाउंट ऑफ टैक्स होगा बेटा डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37(1), अंडर सेक्शन 37(1). अगर उसका इंटरेस्ट है, लेट पेमेंट वगैरह किया, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37(1). लेकिन पेनल्टी अगर आपने पे किया लेट फाइलिंग वगैरह का, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रीच ऑफ लॉ का पेनल्टी है, ब्रीच ऑफ लॉ का पेनल्टी है। क्लियर बेटा? ओके, अब आता कुछ और, मतलब सेक्शन 37(1) के अंदर ही कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अबेंडेंट फीचर फिल्म फॉर विच सर्टिफिकेट ऑफ सेंसर बोर्ड इज नॉट रिसीव, ठीक है। जैसे कि मैंने एक फिल्म बनाया, अब फिल्म में क्या हो गया कि लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा लिया कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, इसमें हिस्ट्री गलत दिखाया, ऐसा गलत दिखाया, तो बेटा वो मेरा फिल्म तो रिलीज ही नहीं होगा, मूवी तो रिलीज ही नहीं होगा, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसी मूवीज को बोलते हैं अबेंडेंट फीचर फिल्म्स। लेकिन उस मूवी को बनाने के लिए मैंने एक्सपेंडिचर किया है, मेरा कॉस्ट लगा है, तो बेटा वो जो कॉस्ट होगा मुझे अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1). अंडर सेक्शन 37(1) मुझे डिडक्शन मिल जाएगा अबेंडेंट फीचर फिल्म्स के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर दिवाली एंड मुहूर्त एक्सपेंस होता है जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, कि भाई मैं अपना शोरूम खोल रहा हूं, तो मैंने उस शोरूम का ओपनिंग सेरेमनी के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया, ऑब्वियसली मैंने पेमेंट किया होगा अमिताभ बच्चन को, अच्छा सा मुहूर्त किया मैंने, मुहूर्त पे मैंने सब लोगों को अच्छा सा खाना खिलाया, फंक्शन किया, बेटा वो बिजनेस से रिलेटेड, मैं मेरे बिजनेस का एक तरह से प्रमोशन कर रहा हूँ इनडायरेक्ट वे में, डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37(1) के अंदर। दिवाली पे ऑफिस में पूजा करते हैं, ठीक है, क्लाइंट को, कस्टमर्स को गिफ्ट देते हैं, जो स्टाफ वगैरह उनको गिफ्ट देते हैं, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है बेटा, डिडक्शन मिल जाएगा 37(1) के अंदर, ठीक है। प्रीमियम पेड फॉर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर बिजनेस। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है कि कोई भी बिजनेस होता है, उसका कोई की मैन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसको कुछ हो जाए तो आपका पूरा बिजनेस रिस्क पे आ जाता है। जैसे कि रिलायंस के लिए मुकेश अंबानी फॉर एग्जांपल, आज अगर मुकेश अंबानी को कुछ भी हो जाता है तो रिलायंस के क्रेडिटर्स रिस्क पे आ जाएंगे, ठीक है, रिलायंस के एम्प्लॉइज रिस्क पे आ जाएंगे, रिलायंस के जो बैंकर्स है जिन्होंने लोन दे रखा है वो रिस्क पे आ जाएंगे, शेयर होल्डर जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो रिस्क पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? मतलब ये चीज है। तो मुकेश अंबानी इज अ की मैन, तो ऐसे लोगों को कुछ हो जाए और उसकी वजह से बिजनेस में रिस्क हो, उस रिस्क को कवर करने के लिए एक पॉलिसी लिया जाता है, उस पॉलिसी को बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या बोलते हैं बेटा? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। और उस की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम बिजनेस पे करेगा, मतलब कंपनी पे करेगा। बिजनेस मतलब कौन पे करेगा बेटा? कंपनी पे करेगा, ठीक है, समझ में आया बात? मतलब ये चीजें,
तो उस केस में उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 37(1), डिडक्शन मिलेगा बेटा अंडर सेक्शन 37(1), ठीक है। 37(1) में डिडक्शन मिल जाएगा। वही आप टेस्ट अपना लो ना, क्या कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम सेक्शन 32 37 में कवर होता है, बोलो नो। क्या होली एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस रिलेटेड है, यस। क्या कैपिटल नेचर का है, नो। क्या इलीगल ऑफेंसिव है, नो। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) मिल जाएगा। फिर आता है बेटा अदर एक्सपेंसेस। अगर अदर एक्सपेंसेस, कोई भी अदर एक्सपेंसेस अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है, रिलेटेड टू बिजनेस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ वेलफेयर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1), वही टेस्ट कर लो, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे गिफ्ट टू फ्रेंड्स, तो उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिसअलाउ। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिख दो, एक और एक्सपेंस लिख दो, मेरे को याद आया तो, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट, ठीक है। या फिर एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश मतलब कैश का चोरी हो जाना, गबन करना, ठीक है, एम्प्लॉय ने गबन किया, कैश का चोरी किया, आर अलाउड एज डिडक्शन, अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1), ठीक है। सेक्शन 37(1) के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। अगर कोई स्टॉक जल गया, चोरी हो गया, तो लॉस ऑफ स्टॉक है, वो सेक्शन 37(1) के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। अगर वो एम्बेजलमेंट ऑफ कैश होता है, कैश का गबन होता है, वो भी आपका सेक्शन 37(1) के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। तो ये सेक्शन 37(1) था, ठीक है। इसके अलावा भी अदर एक्सपेंसेस, मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि सेक्शन 30 to 36(1) में कवर नहीं होता हो, होली एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस से रिलेटेड हो, कैपिटल नेचर का नहीं हो, इलीगल ऑफेंसिव नहीं हो, सेक्शन 37(1) के डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस तो मत लिख ही दिया वहां पे। अब आता है सम अदर सेक्शन, एक आता है सेक्शन 37(2)(b), एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउ, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउ, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट किया है पैम्पलेट, ब्रोशर, मैगजीन एक्सेट्रा ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, एक्सपेंसेस आपने किया एडवर्टीजमेंट, पैम्पलेट, ब्रोशर, मैगजीन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्रेसली डिसअलाउ। इसके अलावा अगर आपने पेमेंट किया इनकम टैक्स का, मैट का, डीडीटी मतलब इनकम टैक्सेस का, विच आर नॉट रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी एक्सप्रेसली क्या होते हैं, डिसअलाउ होते हैं। एक्सप्रेसली क्या होते हैं बेटा, डिसअलाउ होते हैं। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। अब आता है सेक्शन 40(a). 40(a) talks about payment of expenses without deduction or without depositing to TDS to the government. गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि बेटा अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, ये मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है, ठीक है। सेक्शन 40(a) वो क्या बोलता है कि अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करो और गवर्नमेंट को जमा करवाओ, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बोले सर मैं अगर फुलफिल नहीं करूं तो बेटा उस केस में क्या होगा, मेरा वो जो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस वो डिसअलाउ हो जाएगा, मुझे सजा दी जाएगी, ठीक है। तो सपोज मैं पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है, पेमेंट किसको भी, कोई भी पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट टू रेसिडेंट ऑब्लिक नॉन रेसिडेंट विदाउट टीडीएस, ठीक है, या तो टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया और टैक्स डिडक्टेड but not deposited to the government, not deposited to the government, to government, टैक्स तो डिडक्ट किया बट वो गवर्नमेंट को मैंने डिपॉजिट नहीं किया। तो अगर देखो, अगर मैंने वो जो पेमेंट है किसको किया है, टू अ रेसिडेंट, टू रेसिडेंट, अगर मैंने रेसिडेंट को पेमेंट किया है, किसको पेमेंट किया बेटा, रेसिडेंट को पेमेंट किया है, तो वो आपका 30% डिसअलाउ हो जाएगा, 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। मेरे को टैक्स डिडक्ट करना था, मैंने डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट तो किया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। अगर मैं वो पेमेंट टू किया टू नॉन रेसिडेंट और वो नॉन रेसिडेंट का को जो पेमेंट किया है बेटा अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा कि भाई इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है,
तो 100% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। 100% एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। और अगर वहां पे मैंने पेमेंट किया है टू नॉन रेसिडेंट, और वो जो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट मैं कर रहा हूं सैलरी का, किसका पेमेंट, सैलरी का, तो भी 100% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। तो सर इन दोनों में आपका फर्क क्या है, 100% एक्सपेंस डिसअलाउ, 100% एक्सपेंस डिसअलाउ, ये और ये दोनों ना बेटा, ये और दो, ये दोनों अगर लेटर ऑन, ये और ये दोनों इफ लेटर ऑन टैक्स डिडक्टेड, टैक्स डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, टैक्स डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट, तो जितना डिसअलाउ हुआ है ना बेटा उतना फिर से अलाउ हो जाएगा, सीधी सी बात है। देन disallowed amount shall be allowed as deduction। जबकि ये जो सैलरी टू नॉन रेसिडेंट है बेटा, ये परमानेंट डिसअलाउंस है। ये क्या है, ये परमानेंट डिसअलाउंस है। मतलब वेदर आपने वहां पे टैक्स डिपॉजिट किया गवर्नमेंट को, नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा, अंडरस्टूड, ठीक है, डन, कॉपी हो गया बेटा। तो यही बोल रहा है आपका सेक्शन 40 स्मॉल ए कि अगर आप पेमेंट करो रेसिडेंट को तो 30% एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A(1)(a। अगर पेमेंट कर रहे हो नॉन रेसिडेंट को 100% एक्सपेंस डिसअलाउ 40A(1)(a। और दोनों केस में अगर लेटर ऑन अगर आप जमा करवा देते हो अप टू ड्यू डेट, लिख देना वहां पे अप टू ड्यू डेट, नहीं इसमें अप टू ड्यू डेट नहीं है, ये दोनों केस में आपको काट के जमा करवाना ड्यू डेट में। ये बाद में कभी भी आप जिस साल में आप जमा करवाओगे तो उस साल में आपको 30% और 100% जो डिसअलाउ हुआ था वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पेमेंट ऑफ सैलरी टू नॉन रेसिडेंट किया है बेटा तो 100% एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी विल बी डिसअलाउड परमानेंटली वेदर TDS रिक्वायरमेंट इज फुलफिल और नॉट। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया।